बच्चों, हम पिछली क्लास में द्विअंगी विलयन के लिए मोल अंश हमने ज्ञात किया था कि किस तरह से हम मोल अंश कैलकुलेट करेंगे वो, और मोल अंश क्या होता है। तो उसी में अगर हम लेते हैं दूसरा केस कि अगर हमारे पास त्रिअंगी सॉल्यूशन है, त्रिअंगी विलयन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें भी सिचुएशन कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे हमने द्विअंगी सॉल्यूशन लिया था, उसमें क्या था, दो अवयव उपस्थित थे। हमने मान लिया था कि a प्लस बी उपस्थित है। अगर हम त्रिअंगी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें एक अवयव और उपस्थित होगा, मतलब इन टोटल कितना हो गया, a, b और c, तीन अवयव या तीन घटक उपस्थित हैं। हम मान लेते हैं कि a के जो मोल्स हैं वो Na हैं, b के जो मोल्स हैं वो Nb हैं और c के जो मोल्स हैं वो Nc हैं। तो a के मोल आ गए Na, b के Nb और c के Nc। तीनों का अगर हमें मोल अंश ज्ञात करना है तो हमें निकालना है मोल अंश। सबका अलग अलग निकालेंगे। ए का पहले अगर हम निकालते हैं तो मोल अंश क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या, मतलब ए के मोलों की संख्या, यह आ गया Na डिवाइडेड बाई विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या का सम। जितने भी अवयव हैं ए बी सी, सबके मोलों का सम लिख लेंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन या मोल अंश ए का। इसी तरह से मोल अंश हम बी का निकाल लेंगे बच्चों। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बी एन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह से सी का मोल अंश निकाल लेंगे, Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विलयन में चाहे कितने भी अवयव हों, कितने भी घटक उपस्थित हों, सभी का अगर हम मोल अंश का सम निकालते हैं तो वो 1 आता है, इकाई आता है। तो दोबारा से हम देख सकते हैं सारे घटकों का अगर हम मोल अंश ऐड करेंगे NXA प्लस XP प्लस XC, तो ये कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं। Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस बी का हो गया Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस ये हो जाएगा Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। सबको ऐड करेंगे, जो नीचे है वो सारा फैक्टर कॉमन है, ये आ जाएगा हमारे पास Na प्लस Nb प्लस Nc और ऊपर के टर्म्स ऐड हो जाएंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, तो दोनों सेम है, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। चाहे एक अवयव उपस्थित, विलयन में क्योंकि कम से कम 2 अवयव उपस्थित होंगे, चाहे 2 अवयव उपस्थित हों या 10 अवयव हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे अवयवों के मोल अंश का जो सम होगा वो सदैव क्या होगा, 1 होगा, इकाई होगा। तो इस तरह से हमने दोबारा से देखा कि सारे अवयव का मोल अंश क्या आ गया हमारे पास, फिर से 1 आ गया, ये सदैव 1 ही रहेगा। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आप क्वेश्चन लिख लेंगे। एक विलयन में बेंजीन का 30%, एक विलयन में बेंजीन का 30% का द्रव्यमान, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान, 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ
कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। मतलब बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो क्या है, 30% बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है। तो ये हो गया बेंजीन का फार्मूला रहता है C6H6 सूत्र जो रहता है, और किस में घुला हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मतलब CCl4 में ये घुला हुआ है। 30% द्रव्यमान प्रतिशत है बेंजीन का 30%। तो हमें मोल अंश निकालना है C6H6 का। भाई द्रव्यमान मोल अंश निकालने के लिए हमें इसके भी मोल्स चाहिए। सपोज इसको मान लिया हमने A, तो इसके मोल्स हो जाएंगे Na, और ये हो गया B, तो इसके मोल्स हो जाएंगे Nb। तो अब हमें बेंजीन का मोल अंश निकालना है, ज्ञात करना है। क्या होगा, मोल निकालने के लिए द्रव्यमान पता होना चाहिए। द्रव्यमान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर X% द्रव्यमान है तो उसका मतलब होगा कि 100 ग्राम विलैन में जो अवयव है जिसका प्रतिशत दिया हुआ है उसके कितने ग्राम होंगे, X ग्राम होंगे। 30 द्रव्यमान प्रतिशत है बेंजीन का, मतलब बेंजीन का जो मास होगा, मास ऑफ C6H6 विल बी, द्रव्यमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, और जो विलायक है, इसमें विलायक क्या है, CCl4, उसका मास कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, CCl4 का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। टोटल विलैन है और उसमें 30 ग्राम जो है बेंजीन है, तो 100 माइनस 30 कितना आ गया, 70 ग्राम जो हो गया हमारा, क्या आ गया, CCl4 आ गया। अब क्या करना होगा आपको, दोनों के मोल्स निकालने होंगे। तो ये बेंजीन के मोल्स अगर हमें निकालने हैं C6H6, इसके मोल्स हो जाएंगे, मोल्स द्रव्यमान से कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान उसको हम डिवाइड कर देते हैं आणविक द्रव्यमान से। तो ये हो जाएगा 30, उसको भाग हम कर देंगे आणविक द्रव्यमान को हम कैपिटल L से, या परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखा देते हैं। तो ये है C6H6, 6 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 + 6, ये 12 72 और 6 कितना आ गया, 78। तो ये आ गया 30/78। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं CCl4 का मोल्स, सेम होगा, इसी तरह से निकालना है। 70 उसका हो गया द्रव्यमान, उसके भाग किससे करेंगे, ये हो गया C6H6 का। इसी तरह से हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं CCl4 का, कितना आएगा, एक कार्बन है तो कार्बन का 12 प्लस 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, वन 153। ये आ गया, ऐड कर सकते हो आप इसको सिंपली। ये 35.5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 71, मतलब इंटू 2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 142 आएगा ये, और 152, और ये हो गया आपका 154, ये आ जाएगा 154। तो 70 डिवाइडेड बाई 154, तो दोनों के मोल्स आ गए। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो। अभी क्या निकालना है आपको, इसके बाद लास्ट में हमारा बचता है क्या, हमें निकालना क्या था, बेंजीन का मोल अंश, C6H6 का मोल अंश। वो क्या होगा भाई, C6H6 का मोल अंश हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, C6H6 का मोल अंश हमें निकालना है। मोल अंश ऑफ C6H6 कितना आ गया,
मोल अंश क्या होता है? अवयव के मोल्स उस डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो अवयव C6H6 बेंजीन के मोल्स कितने हैं? 30 डिवाइडेड बाई 78, उसको डिवाइड कर देंगे हम कुल मोलों से, सारे अवयव के कुल मोलों से। 30 बाई 78 प्लस ये हो गया 70 डिवाइडेड बाई 154। कैलकुलेशन करके आप इजीली इसका मोल अंश ज्ञात कर सकते हो। यहाँ से हम मोल अंश निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार देखता हूँ आंसर अगर दिया होगा तो। NCERT का ये क्वेश्चन है। एक सोल्व्ड क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है NCERT में, उसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे किया हुआ है। ये अनसोल्व्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2.2। तो मोल अंश जो है आपको दिया हुआ है 0.459 और 0.541। तो एक ये बेंजीन का होगा और एक ये होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का होगा एक, और एक होगा C6H6 का। तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। अगर हमारे पास C6H6 का आ गया तो हमने देखा था कि सारे अवयवों का मोल अंश कितना होगा? वो 1 होता है। सारे अवयवों के मोल अंश का जो सम होगा वो सदा 1 होगा। तो मीन्स बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल अंशों का सम करेंगे तो वो क्या आएगा? 1। तो यहाँ से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस मोल अंश ऑफ C6H6। तो ये वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो CCl4 का मोल अंश भी आपको ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप अच्छे से अगर इसको वीडियो को देखोगे, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वो आपको अगर याद होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सांद्रता की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक सांद्रता ज्ञात करने के कुछ तरीके हमने पढ़े हैं। जो अगला सांद्रता ज्ञात करने का तरीका है या अगला टाइप की जो सांद्रता है वो है मोलरता। मोलरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी या मोलरता। मोलरता या मोलरिटी क्या होती है भाई? हमने क्या किया, 1 लीटर सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन कितना ले रहे हैं हम? 1 लीटर ले रहे हैं। ये कंटेनर मैं बना देता हूँ आपका। 1 लीटर सोल्यूशन आपने यहाँ पे ले लिया। इसका आयतन कितना है? 1 लीटर है। इस 1 लीटर सोल्यूशन में विले मतलब सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं? विले बोलते हैं, जिसका अमाउंट कम होगा। तो 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर विलैन में विले के जितने मोल्स उपस्थित होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरता, मोलरिटी बोलते हैं। हैंस आप इसको लिख सकते हो 1 लीटर विलैन में घुले हुए 1 लीटर विलैन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब विलैन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसको जो है कैपिटल M से दर्शाया जाता है। फार्मूला अगर हम देखें क्या फार्मूला होगा इसका, तो M जो होगा, M होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सदा 1 लीटर सॉल्यूशन ही दिया होगा। भाई हमने मान लिया कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें गिवन है वो है V लीटर। अब V लीटर में N मोल सोल्यूट उपस्थित है, N मोल विले उपस्थित है, लेकिन हमें
कितने मोल लीटर, वो ये V लीटर है, उसमें कितने हैं N मोल्स हैं। हमें चाहिए कितने में, 1 लीटर में। तो V लीटर में N है तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, N डिवाइडेड बाई V इन लीटर। मतलब मोलरता क्या होगी, विलेय के मोल या अवयव के मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरता हो गई विलेय के मोल, विलेय के मोल, उसको डिवाइड कर देंगे विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन हम लेंगे किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। बड़ा आसान है। अब हम लेते हैं कि हमें सपोज 0.45 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है। 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 लीटर अगर हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं 1 लीटर विलेन अगर हम लेते हैं, उसमें NaOH के मोल्स कितने होंगे, 1 लीटर विलेन में सॉल्यूशन में 0.45 मोल NaOH उपस्थित होगा। तो मतलब बिल्कुल साधारण बात है, कोई कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है भाई। 0.45 मोलर NaOH हो गया, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हो गया, 0.45 मोल NaOH हो गया। अगर सॉल्यूशन 2 लीटर होगा तो भाई सॉल्यूशन 2 लीटर हो गया तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। भाई वॉल्यूम को हमने दो लीटर कर लिया, 2 लीटर सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें मोल्स भी कितने होंगे, डबल होंगे, 0.90 मोल NaOH होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सही बात आ गई, क्योंकि मोलरता क्या होती है, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, मीन्स विलेन का आयतन लीटर में। तो 0.99 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, फिर से 0.45 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका ये फार्मूला लिख लीजिए, क्या होगा मोलरता। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम मोलरता ज्ञात करेंगे। हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml 250 ml विलेन तैयार किया जाता है। 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ग्राम विलेन तैयार किया जाता है। विलेन की मोलरता ज्ञात करो। विलेन की हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता क्या होगा, साधारण होगा, मोलरता होगी विलेन के मोल, विलेय के मोल वॉल्यूम इन लीटर। विलेय क्या है, यहाँ पे NaOH है, NaOH को जल में घोल रहे हैं तो उसका मोल्स निकालना है। तो मोल्स क्या होते हैं, अगर मास दिया है भाई सीधा मोल्स दिए हैं तो ठीक है, मोल्स नहीं दिए मास दिया है तो मास से मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मास का यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स होता है। गिवन मास जो द्रव्यमान दिया हुआ है उसको हम आणविक या फिर परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, मास कितना है 10 ग्राम, और NaOH का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये कितना हो गया, 40 आ गया। तो 10/40, और आयतन किस में लेना है हमें, लीटर में। ये किस में दिया हुआ है, ml में। तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1000। मतलब क्योंकि अगर हमें मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है उसको लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है। तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर। तो आयतन आ गया 0.25
0.25 लीटर। तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। 1/4 कितना हो गया? 0.25। तो ये आ गया 0.25 डिवाइड बाई 0.25, तो कितना आ गया? 1 मोलर। तो सोल्यूशन की मोलरता कितनी है? 1 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास। जो हमने सोल्यूशन बनाया है, जो विलैन तैयार किया है, उसकी मोलरता कितनी है? 1 मोलर सोल्यूशन है। 1 मोलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी जो मोलरता है वो 1 मोल प्रति लीटर है। अगला जो सांद्रता है, अगले तरह का जो सांद्रता है, वो उसको हम बोलते हैं मोललता। तो अगला हो गया मोललता। तो ये है आपका मोललता, जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी। देखो मोललता, अभी तक जितने भी तरह की हमने सांद्रताएं पढ़ी थी उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब ध्यान देने लायक अंतर है कि अभी तक जब भी हम भाग कर रहे थे, डिवाइड जो कर रहे थे, ऊपर आता था विलैन के बारे में इंफॉर्मेशन और नीचे आती थी, ऊपर हम ले लेते थे विले, यहाँ आ गया था हमारा सोल्यूट, और यहाँ पे क्या आता था? सॉल्यूशन के बारे में आता था, चाहे वॉल्यूम हो, मतलब आयतन हो या द्रव्यमान हो। नीचे हम सॉल्यूशन का लेते थे, मतलब विलैन का लेते थे, और ऊपर हम विले का लेते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम भाग करेंगे वो लेंगे सोलवेंट के बारे में जानकारी, यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ सोलवेंट रहेगा, या भी जिसको हम बोलते हैं विलायक। जो मोललता होती है, मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 1 किलोग्राम। पिछले केस में क्या था? मोलरता में क्या था? 1 लीटर विलैन था। वहाँ पे क्या था? लीटर था और विलैन था। यहाँ पे क्या हो गया? किलोग्राम हो गया, और क्या हो गया? विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल्स घुले हुए होंगे वो उसकी क्या होती है? मोललता होती है। तो आप डेफिनेशन ले लिए, लिख लीजिए इसकी। किसी विलैन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। मतलब हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि 1 मोल विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलेय की संख्या को मोललता कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे, मोललिटी कहेंगे। तो इसको भी ज्ञात करने का बड़ा सरल फार्मूला रहता है। इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम विलायक का द्रव्यमान लेंगे, और अभी तक के जितने भी केस थे उसमें विलैन का आयतन हम ले रहे थे। तो ये हो गया मोललता। और मोललता को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मोललता जो होगी वो हो जाएगी विलेय के मोल, उसको हम मार्क कर देंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान से। और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए?
किलोग्राम में, मतलब विलेय के मोलों को विलायक के द्रव्यमान से अगर हमने भाग कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, मोललता मिल जाएगी। मोललता हमें ज्ञात हो जाएगी यहाँ से। अभी आ रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कैसे हम मोललता ज्ञात करेंगे। तक आप फार्मूला लिख लीजिए। H2SO4 के, क्वेश्चन लिखिए आप, H2SO4 के 15% विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। H2SO4 के 15% विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। H2SO4 के 15% सॉल्यूशन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमें दिया है जो घनत्व है, वो जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन का, वो है 1.02 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व दिया है और हमारे पास क्या है, 15% H2SO4 का सॉल्यूशन है। 15% H2SO4 का सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन द्रव्यमान अनुसार है या आयतन अनुसार है या फिर द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है। तो हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसके अनुसार है। भाई साधारण सी बात है, अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो अपने से ही हमको इसे डिसाइड करना होगा। तो आयतन बटे आयतन अनुसार तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो H2SO4 होता है प्योर, वो क्या रहता है, ठोस रहता है। और जब ठोस होगा एक अवयव तो हम आयतन बटे आयतन का प्रतिशत ज्ञात नहीं करेंगे। आयतन बटे आयतन का प्रतिशत हम या तो लिक्विड के सॉल्यूशन मतलब द्रव को द्रव में मिलाते हैं तब ज्ञात करते हैं, या फिर गैस को गैस में मिलाएंगे तब हम ज्ञात करेंगे आयतन बटे आयतन प्रतिशत। जब भी ठोस को द्रव में मिलाएंगे या ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो उस केस में आयतन बटे आयतन प्रतिशत हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मास बटे मास, या फिर आप इसको ले सकते हो बाई कन्वेंशन कि ये क्या है, द्रव्यमान अनुसार है। तो द्रव्यमान अनुसार है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम क्या है, विलायक है, 15 ग्राम H2SO4 है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर विलायक को नहीं बताया गया है, अगर आपको विलायक प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो उसका मतलब विलायक क्या होगा, विलायक होगा आपका जल। तो मतलब 15 ग्राम H2SO4 है और टोटल 100 ग्राम विलयन है, तो इसमें विलायक कितना हो जाएगा, विलायक हो जाएगा आपका 100 ग्राम माइनस 15, तो क्या आ गया, 85 ग्राम विलायक है। मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता स्मॉल m निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, विलेय के मोल मतलब H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल, क्योंकि ये क्या है, विलेय है, और विलायक क्या है आपका, H2O का द्रव्यमान। और किस में लेंगे हम द्रव्यमान को, किलोग्राम में लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो उससे क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। इसी तरह से
अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 1000 से इसको भाग कर देंगे जब ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं तो ये आ गया 1000 बटे 85/1000 किलोग्राम। तो द्रव्यमान हो गया विलायक का 85/1000 किलोग्राम। मोल अगर हमें ज्ञात करना है, मोल कितने होंगे H2SO4 के, तो मोल कैसे निकालते हैं थोड़ी देर पहले बताया था। इसका द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से इसका भाग कर देंगे। 15 H2SO4 का आणविक द्रव्यमान अगर आप निकालो तो वो हो जाएगा 2 × 1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, 16 होता है ऑक्सीजन का मास द्रव्यमान। तो ये आ जाता है 98। इसको आप जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। उसको भाग हम कर देंगे 85/1000 से, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 15/98 गुणा 1000/85। इसको आप ज्ञात कर सकते हो कि कितना इसका मोललता आ रहा है। इसको आप ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा 1.8 निकाल सकते हो इजीली। तो इस तरह से हम मोललता ज्ञात कर लेंगे। अभी एक और हमारे पास सांद्रता का टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम अब आगे देखेंगे। आखिरी सांद्रता का टर्म है ये, कंसंट्रेशन टर्म है। और ये जो सांद्रता का टर्म है इसको हम बोलते हैं शक्ति। शक्ति जो है आखिरी सांद्रता टर्म है। शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ। तो शक्ति अगर आपको निकालना है, स्ट्रेंथ अगर ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करोगे? शक्ति या फिर स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? क्या होती है शक्ति या स्ट्रेंथ? तो शक्ति या फिर स्ट्रेंथ अगर हमें याद करनी है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने ग्राम उपस्थित होंगे उसको उसके हम शक्ति कहते हैं। शक्ति या इसको हम सांद्रता भी बोल सकते हैं, लेकिन सांद्रता की कंडीशन है कि ये सांद्रता क्या होगी, ग्राम पर लीटर में ही होगी है। दोनों का एक ही मतलब है। मीन्स वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में निकालना है आपको? ग्राम पर लीटर में। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शक्ति या फिर जो सांद्रता है वो ग्राम पर लीटर में अगर हम निकाल रहे हैं तो वो क्या हो, कैसे, क्या मतलब होता है उसका कि 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलेय उपस्थित होगा वो उसकी क्या होगी, सांद्रता होगी। तो इसका फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा शक्ति, ये हो जाता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान ले लेते हैं और क्या लेंगे, विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो आप इसकी परिभाषा लिख लो। और द्रव्यमान किस में लेंगे हम, ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान सदा हम ग्राम में ही लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को उसकी सांद्रता या
सांद्रता ब्रैकेट में लिखना ग्राम पर लीटर में या शक्ति कहते हैं, उसकी सांद्रता ग्राम पर लीटर में या शक्ति कहते हैं। तो शक्ति हमारे पास या सांद्रता आ गई ग्राम पर लीटर में, विलेय का द्रव्यमान उसको हमने भाग कर दिया विलयन का आयतन से, द्रव्यमान ग्राम में होगा, आयतन लीटर में होगा। तो इस तरह से हम सांद्रता या शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सारा कंसंट्रेशन टर्म्स, जो सांद्रता का टर्म है। इसका एक उदाहरण अगर हम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा आप लिख लो इसको जब तक। क्वेश्चन लिखो आप। 214.2 ग्राम 214.2 ग्राम 214 ग्राम शक्कर को 214 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 214 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 2.142 लीटर 2.142 लीटर विलयन तैयार किया जाता है। विलयन तैयार किया जाता है। विलयन की शक्ति ज्ञात करो। विलयन की शक्ति ज्ञात करो। तो शक्ति अगर हमें निकालना है तो शक्ति क्या होगी, बड़ा साधारण है। विलेय का द्रव्यमान कितना है 214.2। उसमें आयतन कितना है इसका 2.142। तो आयतन से भाग कर देंगे 2.142। ये हो गया ग्राम में और ये हो गया लीटर में। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर लीटर। तो शक्ति या सांद्रता ग्राम पर लीटर में कितनी आ गई 100 ग्राम पर लीटर। मीन्स जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी शक्ति कितनी है, सांद्रता कितनी है 100 ग्राम प्रति लीटर है उसकी शक्ति। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अगला जो टॉपिक है हमारा वो आपका रहेगा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो 3 सॉल्यूशंस हैं, 3 विलयन हैं, जो द्रव्य विलयन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसी को हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कब विलयन तैयार होगा, कब तैयार नहीं होगा, क्या क्या जो कंडीशंस हैं जो उसको प्रभावित करेंगी, अफेक्ट करेंगी, ये सब हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि और बुक खरीद लीजिए, NCERT आप खरीद लीजिए, इससे पढ़ने आप उससे पढ़ सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो